जय हिंद। आज जो टॉपिक है मानव रक्त को लेकर है। मानव रक्त का मतलब होता है ह्यूमन ब्लड। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये ह्यूमन जो ब्लड है, इस पे कुछ पॉइंट फैक्ट के रूप में हम याद करेंगे, नोट के रूप में जानकर कि मानव रक्त जो होता है ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक। मानव रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। और इसका मानव शरीर में कितना भार है, कितना भाग में होता है। मानव शरीर में अगर बात करेंगे तो मानव शरीर के जितना भार है, भार का 7% होता है। मानव शरीर का जितना वेट है, जितना उसका वजन है, उसका 7%। औसतन वयस्क मानव में ब्लड की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर पाई जाती है। वयस्क मानव में, वयस्क मनुष्य में या मानव में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लेकिन महिलाओं में आधा लीटर, 1/2 लीटर कम रक्त होता है। महिलाओं में रक्त जो है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है, जबकि वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर होता है रक्त। और साथ में ये बात करेंगे जितना मानव का वजन है, जितना उसका वेट है, भार है, उसका 7% होता है। इस पर प्रश्न पूछा गया है 3-4 साल पहले, समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है। एक मानव जिसका वजन सपोज करिए दे दिया 45 किलोग्राम है, या एक मानव जिसका वजन 60 किलो है, या एक मानव जिसका वजन 80 किलोग्राम है, इसमें रक्त की मात्रा कितना होगा? तो ऑप्शन बहुत नियर अबाउट में लिख सकता है। तो कुल मिलाकर के जितना भार है उसका 7%। मान लीजिए कोई मानव है 84 किलो का, या 80 किलोग्राम का लिख सकते हैं, 85 किलोग्राम का, जो भी XYZ दिया है, इसका 7%। प्रतिशत मतलब बटा 100 हो जाएगा। काट दीजिए, काटने पर जो आएगा वही आंसर होगा कि मानव में 80 या 85 या 75 या 95 जो भी लिखा रहेगा, इसमें इतना रक्त होगा। औसतन के देखा जाएगा लगभग एक वयस्क में लगभग सामान्य एक्यूरेसी पे देखा जाएगा तो 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं में वयस्क में ही देखेंगे तो आधा लीटर रक्त कम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये संयोगी ऊतक है। क्यों? क्योंकि एक ऊतक मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी पे दिया जाता है और एक क्रियाएं भी करता है, कई चीज़ है इसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें जानेंगे कि इसका जो प्रकृति है, अम्लीय है या क्षारीय। तो ये क्षारीय है। कैसा होता है रक्त? क्षारीय। क्षारीय मतलब दो है, एक देखे होंगे, कुछ होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और कुछ होते हैं स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। कुछ कड़वे टाइप के होते हैं, तीखे टाइप के होते हैं। तीखे क्या कड़वे टाइप के होते हैं, तो एक खट्टा नहीं बल्कि कड़वे टाइप का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और इसको सही सही जानने का मतलब होता है कि क्षारीय का मतलब इसका pH मान कितना होता है? 7.4। pH मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है यानी कि pH मान यदि 7 है किसी भी पदार्थ का, तो समझ लीजिए पदार्थ उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो इसका pH मान 7.4 है। इससे निकाला गया है, ये सब साइंस की बात है। तो इसमें निकालने पर देखा गया कि ये क्षारीय है। तो मानव रक्त में इतने फैक्ट हैं। एक ये संयोजी ऊतक है। दूसरा चीज़, इस मानव का जो भी भार होता है
उस भार का 7% ही मानव में रक्त पाया जाता है और औसतन देखा जाता है कि वयस्क मानव में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है, जबकि महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। दूसरा चीज़ ये देखा जाएगा इसकी प्रकृति कैसी है, ये क्षारीय प्रकृति की है और इसका पीएच मान कितना होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 7.4। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो नोट्स में मेन चीज़ है। अब हम इस पर जानेंगे कि ये जो रक्त है, रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त कितने प्रकार का है, यहाँ तक हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक, हटा देते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि रक्त में कितने समूह विद्यमान हैं या कितने पार्ट इसमें विद्यमान होते हैं, कौन कौन इसमें पार्ट शामिल होता है। तो ये मुख्य रूप से देखिए दो इसके क्रम हम बना देते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ जो होते हैं विद्यमान होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है रक्त बिंबाणु, रुधिराणु, रक्त बिंबाणु नहीं रुधिराणु, रुधिराणु। तो ये है, हाँ जी, क्या है बात? दूसरा है भैया, क्या नाम है? रुधिराणु, इसको कहते हैं ब्लड कार्पल्सेस। तो आप जान चुके हैं मानव रक्त कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का इसमें मौजूद हैं। नंबर 1 प्लाज्मा है और नंबर 2 रुधिराणु है। प्लाज्मा है और दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु मतलब होता है ब्लड कार्पल्सेस, ब्लड कार्पल्सेस, रुधिराणु। तो ये 2 तरीके का है। इसमें मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये 60% होता है भैया। कितना होता है? 60%। तो शेष कितना बचेगा? 40%। तो ये 40% होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मानव रक्त में जो है दो पार्ट हैं, 2 भाग विद्यमान हैं। तो इसमें एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु है, यानी कि ब्लड कार्पल्सेस है। तो ये कितना है? ये 60%, ये 40% है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें अगर बात करेंगे, प्लाज्मा एक कैसा पार्ट होता है, ये आजीवित तरल है, आजीवित है और तरल, क्योंकि ब्लड जो होता है तरल भाग होता है। तो ये जो है प्लाज्मा आजीवित भाग है, आजीवित तरल भाग है। क्लियर हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या है? इस आजीवित जो भाग है, जो 60% है प्लाज्मा, इसमें क्या क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा 90% जल होता है, H2O। सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? जल, H2O होता है। 90% जल। अब 7% जो होता है ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन सभी जानते हैं। प्रोटीन भी कई प्रकार का है। तो ये भी जो प्रोटीन की अगर बात करेंगे, ये भी कई प्रकार के होते हैं। प्रोटीन भी कई प्रकार के। 7% प्रोटीन। अब अगर बात करते हैं तो 0.9%, 0.1%। तो 0.1% जो होता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। और 0.9% क्या होता है? इसका नाम है लवण, लवण। तो यहाँ पे डाटा याद नहीं करना है, ना फैक्ट याद करना है, लेकिन इतना जानना है कि रुधिर में जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं। एक भाग होता है प्लाज्मा, जो सबसे ज़्यादा 60% होता है, और दूसरा क्या होता है? रुधिराणु, ये 40% होता है। ये जो होता है आजीवित तरल भाग होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होता है? जल होता है, 90%। 7% प्रोटीन।
इस प्रोटीन में ही अगर नाम सुना होगा आपने फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रोटीन है, वो इसी प्लाज्मा में ही पाया जाता है। अब यदि इसी प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये वही प्रोटीन है, ये क्या है? ये प्रोटीन है, ये वही प्रोटीन है जो कहीं मानो शरीर का कट हो जाता, कहीं कट जाता है जिससे ब्लड बहता है, तो इसी फाइब्रिनोजन के कारण, फाइब्रिनोजन के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है। और इसमें सहयोग करता विटामिन के, विटामिन के जो है इसका सहयोग करता है रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के कारण। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा कहाँ पर है? ये में रक्त का विभाग है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में एक और प्रोटीन का नाम सुने होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे कई प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यदि रक्त से निकाल दिया जाए, रक्त से निकाल दिया, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को रक्त से निकाल दिया जाए, तो जो शेष भाग, रक्त क्या प्लाज्मा वाले पार्ट में पहले तो एक पार्ट इधर बनाया जाएगा, दूसरा पार्ट इधर बनाया जाएगा, तो जो शेष भाग इसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाला जाता है, तो जो शेष भाग बचता है उसी को सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम। तो इसको यूं भी समझ सकते हैं, प्लाज्मा ऋण फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, तो जो शेष बचेगा वो होगा सेरम। क्लियर हो गया? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकालने पर जो शेष बचता है उसको सेरम कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इस प्लाज्मा का काम क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जानना इसका कार्य क्या है। तो जो रक्त है, रक्त में भी कई भाग हैं, जिसमें सबसे पहले इसका प्लाज्मा का कार्य जानेंगे। जो हम लोग अर्थात मानव लोग भोजन करते हैं, भोजन जब पचता है तो पचने के बाद में उसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं जो अलग अलग भागों में जाते हैं। तो पचे हुए भोजन का ये शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, इसका मतलब संवहन करना, और साथ में हार्मोन का संवहन करता। तो इसका कार्य क्या है? हार्मोन्स और पचे हुए भोजन का संवहन करना। पचे हुए भोजन का यह क्या करता है? संवहन करता है। दिख नहीं रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, फिर से लिख दिया जाता है। तो इसका कार्य अगर हम देखेंगे, कार्य पचे हुए भोजन का संवहन करना। पचे हुए भोजन के साथ साथ और किसका संवहन करता है? हार्मोन्स का। हार्मोन्स इनका भी, इसका भी संवहन करता है। सेरम क्या करता है? प्लाज्मा क्या करता है? पचे हुए भोजन का और हार्मोन्स का संवहन करना इसका काम है। और ये आजीवित है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। 60% होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जल होता है, जल पर 10%। क्लियर हो गया? जबकि ओवर इनाल हम बता दिए हैं, मानव में रक्त कितना % होता है, उसके शरीर का भार का 7% होता है। औसतन वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि महिलाओं में आधा लीटर कम होता है रक्त। और रक्त कैसा है? एक जो है क्षारीय अम्ल है, जिसका pH मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, ये बता दिए हैं। और एक संयोजी ऊतक है। ये यहाँ तक हो गया इसके बारे में।
क्लियर हो गया। और इसमें एक जो प्रोटीन है जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें एक हमने प्रोटीन का चर्चा कर दिया, फाइब्रिनोजन। अभी इसका काम आगे आएगा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है अभी इसका काम आगे आएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। यही प्रोटीन यदि इसमें से प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो जो शेष प्लाज्मा का भाग बचता है उसको कहते हैं सेरम। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला पार्ट, प्लाज्मा के बाद में अगला पार्ट हम देखते हैं क्या है। ये 60% था, ये 40%। अब इसकी बात हम करते हैं रुधिराणु। ये रुधिराणु जो होता है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। एक भाग है आरबीसी, जिसको लाल रक्त कण कहते हैं, लाल रक्त कण या कणिकाएं भी कह सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्सस है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। इसी को कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, नाम सुना होगा ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो होता है इसकी नाम इतना सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, जानने को कीजिए। जब किसी को मच्छर, डेंगू का मच्छर, डेंगू बीमारी हो जाता है, डेंगू वाला मादा इजिप्टाई मच्छर में भी नर के मच्छर के काटने से नहीं होता, मादा मच्छर के काटने से होता है। हालांकि मादा मच्छर ही काटती है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्भावस्था में के कारण उसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के चक्कर में वो मानव पर अटैक करती है, मानव से अपना भोजन प्राप्त करना चाहती है, इसलिए मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर जल्दी काटता नहीं। तो इसीलिए कहा गया मादा इजिप्टाई ये मच्छर है। इसी मादा इजिप्टाई मच्छर के कारण डेंगू बीमारी होता है और डेंगू में रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, एक है डब्ल्यूबीसी और दूसरा आरबीसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये रुधिराणु है ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बटा हुआ। तो इसमें सभी का रोल है। इसमें जो लाल रक्त कण है अर्थात आरबीसी, ये जो आरबीसी है इसकी क्या विशेषता है, इसका कार्य क्या करता है। क्लियर हो गया। तो इसमें 1-2 फैक्ट ये जानना है कि इसमें केंद्रक की अगर बात करें, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, सबसे बड़ी विशेषता। लेकिन इसके 2 अपवाद दिखते हैं, एक ऊंट, एक है कैमल और दूसरा है लामा। इसके अपवाद की अगर बात करेंगे, अपवाद में ऊंट आएगा और लामा। तो ये अपवाद में इसमें केंद्रक मिलता है, जबकि जितने भी स्तनधारी हैं उन स्तनधारियों में के आरबीसी में ये केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल भी कभी कभी पूछता है, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का अगर जीवन काल की बात करते हैं तो जीवन काल कुछ ज़्यादा है, ये 20 दिन से लेकर 120 दिन माना गया है। 20 दिन से लेकर 120 दिन। जबकि इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है। इसकी संरचना होती है, संरचना और आकार संरचना अमीबा जैसा, और अमीबा का नाम सुने होंगे, ऐसे ऐसे होता है, इसमें केंद्रक होता है, नाम सुना होगा अमीबा। इस तरीके का संरचना है अमीबा, नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे
कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें जो है केंद्रक होता है, इसका WBC का आकार अमीबा और आकार संरचना अमीबा जैसा होता है, इसमें केंद्रक होता है। तो इसी के हम आधार पे याद करने का टेक्निक बनाए हैं। तो इसमें भी केंद्रक होता है, यानी कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसके दो अपवाद मिलेंगे। इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है, जबकि इसका जीवन काल अगर देखेंगे तो 2 से 4 दिन है। जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन। कितना है? 2 से 4 दिन। नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाते हैं। तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन है। अभी हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे एक एक करके। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका जीवन काल इतना। अब सवाल ये है कि ये जो RBC है, RBC इसका हमने केंद्रक जान लिया, जीवन काल जान लिया, ये बनता कहाँ पर है, निर्माण कहाँ होता है, ये जन्म कहाँ लेता है। तो RBC की अगर हम बात करते हैं तो RBC इसको हटा दिया जाए। तो RBC का जो जन्म होता है, जन्म अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? बोन मेरो अर्थात अस्थिमज्जा में। लेकिन भ्रूणावस्था में, यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, भ्रूणावस्था में, तो RBC का जन्म जो होता है भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता है। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं, SPLEEN स्प्लीन, इसी को तिल्ली भी बोलते हैं। तिल्ली कहिए या प्लीहा कहिए, इसी को स्प्लीन। तो यकृत मतलब लीवर है, जान ही रहे सब लोग। तो भ्रूणावस्था में RBC का जन्म जो होता है यकृत में और प्लीहा में, अर्थात स्प्लीन या तिल्ली, इसी को स्प्लीन भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। तो 2 जगह पे होता है। लेकिन जब जन्म ले लेता बच्चा, उसके बाद में ये अस्थिमज्जा में RBC का जन्म होता है, हमेशा वहीं पे जन्म लेता है। लगभग इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक चलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल 2 अपवाद हैं, एक ऊंट है, दूसरा लामा है। इसकी एक खास विशेषता और क्या है, ये जब RBC जब मरता है, इसका जब मृत्यु होता है, अगर मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु कहाँ पे होता है? इसका मृत्यु इसी यकृत, जहाँ पे भ्रूणावस्था में जन्म हुआ है वहीं पे मृत्यु, यानी कि यकृत में मृत्यु हुआ है। और साथ में तिल्ली कहिए, तिल्ली कह सकते हैं, या इसी को प्लीहा कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम स्प्लीन, इंग्लिश में SPLEEN स्प्लीन। तो इसका मृत्यु जो होता है कहाँ पर होता है? यकृत में और तिल्ली प्लीहा में, यहीं पे भ्रूणावस्था में ही जन्म हुआ है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि इसका मृत्यु यहीं पे हो रहा है, इसलिए इसको RBC का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? इसका कब्रिस्तान। इन दोनों को क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान या कब्रगाह, कब्रिस्तान कहिए या कब्रगाह कहिए। क्लियर हो गया? RBC का जन्म कहाँ हो रहा है? यकृत या तिल्ली या प्लीहा में, इसीलिए RBC को क्या कहा जाता है? तिल्ली और यकृत को कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान। कई बार पूछा गया प्रश्न है RBC का कब्रिस्तान क्या है? तो यकृत भी होगा, तिल्ली भी होगा। तिल्ली नहीं लिखेगा तो प्लीहा लिख सकता है, प्लीहा नहीं लिखेगा तो इंग्लिश में स्प्लीन लिख सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो RBC का था एक शार्ट नमूना। अब इसका हम कार्य जानेंगे क्या है। इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो कार्य है, वर्क, ये जो है इसकी कार्य की बात करते हैं तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक
पहुंचाना और विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। ऑक्सीजन विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी कि जितनी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं तक, विभिन्न भागों तक, हर भाग तक, अर्थात कहने मतलब कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑक्सीजन को पहुंचाना कहाँ तक पहुंचाएगा? जितनी भी कोशिकाएं हैं सब कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लाने का मतलब अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है, उस अशुद्ध रक्त को हृदय वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेके आना, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, है ना, ये सब पढ़ेंगे। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस इस प्रकार का है, तो सिरा और धमनी में वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तो हृदय का टॉपिक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कुल मिला करके और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका काम है। ऑक्सीजन को पहुँचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ और कई भी कार्य हैं। अब देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी में अगर बात करेंगे, इस आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है। इस हीम नामक वर्णन के कारण, हीम नामक डाई है, वर्णक है, तो इसके कारण जो है इसका रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक प्रोटीन है, कुल मिलाकर के हीम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, तो वो वर्णक है, वो यही पाया जाता है और इसी के कारण इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसी आरबीसी में पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन में हीम नामक जो है वर्णक होता है, जिसके कारण यह लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन, अब इसकी मात्रा अगर कम हो गया, हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम हो गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गया, तो समझ लीजिए इसका रंग लाल नहीं होगा। मात्रा लाल नहीं होने का मतलब जो है बहुत हल्का हो जाएगा। इसका मतलब जो है उसमें ब्लड की मात्रा कम दिखेगा। हीमोग्लोबिन क्या है? एक लौह युक्त प्रोटीन है। ये क्या है? ये भी पूछा गया है। ये लौह युक्त प्रोटीन है। क्या है? लौह युक्त प्रोटीन। लौह युक्त प्रोटीन है ये क्या है? हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। इसकी मात्रा कम होने से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया। कम होने से मतलब आरबीसी कम लाल होगा, और कम लाल होने का मतलब जो है व्यक्ति में ये माना जाता है रक्त कम हो गया है। रक्त कम होने का मतलब एनीमिया रोग, रक्त क्षीणता या रक्तहीनता, रक्तहीनता कहें या रक्त क्षीणता कहें या उसी को एनीमिया भी कह सकते हैं। तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन के कम होने का मतलब एनीमिया रोग को दर्शाना है। तो इसके लिए कम न हो तो पालक या हरी पत्ती वाली सब्जियां, ये सब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भोज्य पदार्थ के रूप में। ज़्यादातर ये गर्भवती महिलाओं के लिए कम हो जाता है, ये ध्यान देना है। तो आरबीसी है, तो आरबीसी पर एक है हीमोसाइट से एक यंत्र होता है, हीमोसाइट से इसकी मात्रा को नापा जाता है। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जानना है, कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि जीएस है, जीएस में अथाह होता है। जैसे समुद्र की गहराई तो नाप सकते हैं, फेदोमीटर एक यंत्र है, फेदोमीटर, वो समुद्र की गहराई तो नाप देता है। परासरब तरंगों के माध्यम से, परासरब तरंग भेजा जाता है और परासरब तरंगों के माध्यम से समुद्र की गहराई नापा जाता है। क्लियर है? और उसके लिए एक यंत्र है फेदोमीटर। समुद्र में कोई वस्तु खोई हुई है तो उसका पता लगा लेता सोनार। सोनार एक मशीन है,
SONAR, सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेकिन GS अथाह है, जितना पढ़ेंगे उतने कम आपको लगेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमको सब आ रहा है, और जब पढ़ेंगे ज़्यादा लगेगा हमको अभी बहुत कम है। तो इसलिए, लेकिन हमने बताया जो इम्पोर्टेंट जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो चीज़ हमने बताया है। यानी कि क्वेश्चन इसके रेंज के बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो RBC में केंद्रक नहीं होता, ये जानना है कि इसमें केंद्रक नहीं होता RBC में। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और इसका जन्म होता है कहाँ पर? अस्थिमज्जा में जन्म लेता है RBC, लेकिन भ्रूणावस्था में यकृत और प्लीहा में जन्म लेता है। लेकिन ये मरने के काम, जो इसका मृत्यु होता है, यकृत और प्लीहा में ही मरता है, वहीं पर इकट्ठा होता रहता है यकृत में। यकृत देखे होंगे ना, इस तरीके का बनता है, वो काटने लायक, या फिर तो मांसल होता है। चूँकि RBC का मृत्यु वहाँ पे हुआ है, मरा हुआ है, तो इसीलिए काले रंग का हो जाता है। तो इसीलिए RBC को जो है कब्र, यकृत और प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहते हैं या कब्रिस्तान कहते हैं। इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका कार्य बता दिए, मुख्य रूप से ऑक्सीजन को पहुँचाना और O2 को लाना। हीमोग्लोबिन इसी में होता है, जिसके कमी के कारण एनीमिया जैसे या रक्तहीनता जैसी बीमारी हो जाती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में हम क्या जानेंगे, RBC के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, RBC के बारे में क्या है, बस एक चीज़ थोड़ा सा फैक्ट नुमा हम बताएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ तक तो हो गया ना, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम जो है अगले थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, एक पॉइंट और है। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसमें एक चीज़ हम और बता देते हैं। ये जो RBC हमने लिखा है, रेड ब्लड कार्पल्सेस है, यानी लाल रक्त कणिकाएँ हैं। ये जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, देखिए इसका काम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से ही RBC ही करता है। जो ऑक्सीजन पूरे भाग में जाता है तो यही रक्त के माध्यम RBC के माध्यम से जाता है। अब ये जो RBC है, क्या है? RBC यानी कि लाल रक्त कणिका है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, सोते समय इसकी मात्रा जो है, RBC की मात्रा 5% जो है ये घट जाता है, कम हो जाता है। 5% कितना हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोते समय भैया, सोते समय इसका काम है नहीं। सोते समय RBC जो है, RBC का सोते समय ऑक्सीजन का ज़्यादा रोल नहीं रहता, थोड़ा सा कुछ कम हो जाता है, क्योंकि कोई आदमी उस तरीके का सोते समय कार्य नहीं कर रहा होता है, इसलिए 5% कम। लेकिन पहाड़ पर जब ये जाएगा, पहाड़ पर अगर देखेंगे लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे, 4200 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो RBC जो होता है बढ़ा होता है। कितना? लगभग 30% बढ़ा रहता है मानों में। जो मानो अर्थात हमारे देश में या किसी भी देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा और दक्षिण में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा नागालैंड, और दक्षिण में आ जाएंगे तो मणिपुर, और दक्षिण में आ जाएंगे तो मिजोरम, फिर मिजोरम के थोड़ा सा आप पश्चिम में चले जाएंगे त्रिपुरा, या जो भी मेघालय है, सिक्किम है, इधर में जम्मू कश्मीर की बात करें, जो भी पहाड़ पे हैं उनमें 30% RBC बढ़ जाता है। और बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ पर ऑक्सीजन कम है, वायुमंडलीय दबाव कम है, अनेक प्रकार की गैसें कम है, तो ऑक्सीजन कम होने से सांस लेने में कठिनाई। और RBC करता क्या? ऑक्सीजन को ही पहुंचाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सांस लेने में, ब्लड का सर्कुलेशन करने में कठिनाई।
तो आरबीसी शरीर जो है स्वतः आरबीसी की मात्रा को बढ़ा लेता है। अब यहाँ पर अगर जहाँ पे हम लोग समतल पे रहते हैं, अगर किसी को मान लीजिए 100, एक यानी कि 100% वाली बात है, 100 है तो वहाँ पे 130 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 30% बढ़ जाता है, 30% आरबीसी बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया से बढ़िया किया जा सके। क्लियर हो रहा है? तो जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर लगभग पहाड़ पर रहते हैं तो उसमें आरबीसी 30% बढ़ा रहता है और सोते समय आरबीसी कितना होता है? कम हो जाता है 5%। ये आरबीसी से एक जनरल डाटा था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा हम डाटा समझेंगे, दूसरा डाटा यहाँ तक नोट कर लिए थे ना। चलिए अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? इसमें देखिए न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ होती हैं, यानी कि वाइट यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। श्वेत डब्ल्यू मतलब व्हाइट हो गया, बी से ब्लड हो गया, सी से कार्पल्सस हो गया, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना जान रहे हैं। तो इसमें एक होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ। न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएँ होती हैं यही इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसमें न्यूट्रोफिल्स जो कणिका हैं यही महत्वपूर्ण, ये न्यूट्रोफिल्स जो कणिका होता है, यही न्यूट्रोफिल्स कणिका, ये जितने भी रोगाणु हमारे शरीर में जाते हैं भोज्य पदार्थ के साथ में, रोगाणु साथ में, या जीवाणु हैं, खतरनाक जो जीवाणु हैं, या विषाणु हैं, यानी कि जो भी इस तरीके के रहते हैं हमारे भोज्य पदार्थ में या सांस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इनका जो है ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ जो है इनका भक्षण कर लेता है। भक्षण यानी कि भोज्य पदार्थ के रूप में निकल लेती है। अब यदि न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ कम हो गई, और कम होगा कम, न्यूट्रोफिल्स कणिका कब कम होगा? जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी आएगी। क्लियर हो रहा? तो इसकी मात्रा में कमी होने का मतलब इसमें कमी, और इसमें कमी होने का मतलब रोगाणु, जीवाणु, विषाणु का भक्षण पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, और यदि पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा तो अनेक प्रकार के हमारे शरीर में अर्थात मानव के शरीर में रोग जन्म ले सकते हैं। तो अब इस पे हम देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी है इसका हमने बता दिया आकार संरचना अमीबा जैसा, केंद्रक इसमें होता है और ये काम क्या करती है? रोगाणु जीवाणु का भक्षण करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस पे एक चीज़ और हम समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी पर और समझेंगे वो क्या चीज़ है। ये डब्ल्यूबीसी की एक विशेषता और है, इस पे एक चीज़ और समझेंगे। ये डब्ल्यूबीसी पर इसका जो है निर्माण यानी कि जन्म कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा के साथ साथ कहाँ होता है? अस्थिमज्जा के साथ साथ लिम्फोड के साथ साथ कहाँ पर होता है? यकृत में। यकृत के साथ साथ कहाँ होता है? तिल्ली या प्लीहा। स्प्लीन इसको कहते हैं, SPLEEN स्प्लीन, इसको लीवर कहते हैं। तो ये बोन मेरो है, MARROW, बोन मेरो। तो कई चीज़ हैं, ये इसका जन्म एक जगह नहीं कई जगह होता है। क्लियर हो रहा है? इसका जन्म जो है, लेकिन इसका मृत्यु जो है, मृत्यु की बात करेंगे यकृत रक्त में ही हो जाता है, रक्त में ही। इसका मृत्यु
रक्त में ही हो जाता है, जबकि आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता था, यकृत और प्लीहा में होता था, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते थे, लेकिन इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। इसका जीवन काल बहुत कम है, 2 से 4 दिन ही होता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये जो रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स, अगर इसमें बात करते हैं, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी केंद्रक नहीं। इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये जब कहीं कट जाता है, कुछ हाथ पैर या किसी से कहीं जगह मानव शरीर में कट हो गया है, तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड को थक्का बना देता है। लगभग 2 से 4 मिनट थक्का बनने में लगता है, तो ब्लड 2 से 4 मिनट 5 मिनट लग सकता है। तो थक्का बनाने में यही सहयोग करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहयोग कौन करता है? थक्का बनाने में थक्का बनाने में सहयोग यही करता है। सहयोग कौन करता है? रक्त बिंबाणु करता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने रक्त का एक नमूना ओवरऑल संरचना बता दिया है। अब रक्त का कार्य जानना, क्या रक्त का कार्य, तो जितना इन सब का कार्य था वो सब रक्त के कार्य में आ जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करना, ले जाना, शरीर के तापमान को भी नियंत्रण बनाए रखता है। रक्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित बनाए रखता है, रोगाणुओं से, जीवाणुओं से रक्षा भी करता है। हमारे अनेक जो है संयोगी ऊतक का भी काम करता है। रक्ताधान में भी इसी का काम आएगा। अगले टॉपिक में हम देखेंगे रक्ताधान, यानी कि रक्त जब एक आदमी को कम हो जाता है दूसरे आदमी को दिया जाता है ब्लड ग्रुप में, उसमें हम देखेंगे। तो बेसिक जानकारी था। क्लियर हो गया? तो ऐसे इस तरीके का है। तो वीडियो लंबा ना बढ़े इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना दे रहे हैं। इसके लिए आप हमारा एक हेल्प करिए, केवल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। धन्यवाद।